दी नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आज आपका अपने YouTube चैनल साइंस बाय जेएस सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको रीट लेवल फर्स्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करवाऊंगा। इसमें सबसे पहले आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चनों को हल करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। इसका ऑप्शन 1 है डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन डी ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी डिसग्राफिया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? इसका ऑप्शन 1 है अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, ऑप्शन बी है शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, ऑप्शन सी है शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, ऑप्शन डी है सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा सब आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्र के अंत में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। इसी प्रकार से क्वेश्चन 3 नंबर है, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? पहला है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है रचनात्मक बुद्धि, तीसरा प्रकृतिवादी कौशल, 4 नंबर है व्यवहारिक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकृतिवादी कौशल। इसी प्रकार से अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ। ऑप्शन 1 अवधारणा गठन में सुविधा, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापक कक्ष में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे ए ने केवल यह पूछकर कि क्या हुआ बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों हुआ, बी उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा प्रश्न की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है, इन गतिविधियों में बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें अध्यापक द्वारा कौन सी गतिविधि को बढ़ावा दिया जा रहा है? ऑप्शन 1 है हमारा समानता, ऑप्शन बी है आलोचनात्मक सोच, ऑप्शन सी है हमारी एकीकृत सोच, ऑप्शन डी है हमारा अवधारणा मानचित्र। तो आपके अनुसार से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आलोचनात्मक सोच। इसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्रों के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं, कौन सा मनोवैज्ञानिक परिक्षेप इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? तो ऑप्शन 1 है हमारा मानवतावादी, ऑप्शन बी है व्यवहार, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी है सामाजिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहार। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना, सर्वाधिक समय, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी पूरा समय, ऑप्शन सी कुछ समय, ऑप्शन डी किसी भी समय नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूरा समय। इसी प्रकार से अब आप आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, उदाहरण किस चीज़ का है? एक शिक्षक द्वारा कविता को समझाकर उसको पढ़ाया जा रहा है और साथ में उसको स्पष्टीकरण किया जा रहा है, छात्रों से निष्कर्ष निकाला जा रहा है। तो इसमें ये पूछा है छात्रों
किस चीज़ का ये उदाहरण है? तो ऑप्शन 1 है हमारा आगमनात्मक तर्क, ऑप्शन बी है निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सी है अवधारणा मानचित्रण, ऑप्शन डी है परिकल्पना परीक्षण। तो आपके अनुसार कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा आगमनात्मक तर्क, ऑप्शन नंबर 1। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप अच्छा आनंद ले रहे होंगे। इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन जिसके द्वारा ईगो आईडी प्रच्छद रहता है यह कहलाता है। इसमें भी पूछा है ईगो आईडी प्रच्छद है, इसके क्या कहलाता है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है ए सुपर ईगो, ऑप्शन बी आमोद सिद्धांत, ऑप्शन सी दवन, ऑप्शन डी दबाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दबाव। इसी प्रकार से अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। तो आपको इसमें पूछा है भाई अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहुमुखी व्यक्तित्व का लक्षण किसके द्वारा दिया गया है? तो सबसे पहला ऑप्शन है हैंस आइसेक, ऑप्शन बी है आरबी कैटल, ऑप्शन सी है गार्डनर आलपोर्ट, ऑप्शन डी है कार्ल रोजर्स। तो मेरे हिसाब से आप सभी इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैंस आइसेक, क्योंकि सभी ने अंतर्मुखी और बहुमुखी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर है 11, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? इसमें हमें पूछा है प्रेरणा क्या चीज़ है? तो ऑप्शन नंबर ए है छात्र है आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है, ऑप्शन बी छात्र बी सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है, ऑप्शन सी है छात्र से वह क्या पूरा करना चाहता है और अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है, ऑप्शन डी छात्र द कड़ी मेहनत करती है, अपनी शैक्षिक कार्यों के बारे में सकारात्मक भावनाओं को अनुभव करती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्रेरणा के बारे में बता रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी बता रहा है प्रेरणा के बारे में छात्र बी सक्रिय है और अपनी गणित वर्ग में अच्छा कार्य करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा, यह भी क्वेश्चन किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा है, प्रेरणा से संबंधित है। हमें पूछा है बाह्य प्रेरणा एक अंत है युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या चीज़ है? तो ऑप्शन 1 है एक शुरुआत, ऑप्शन बी है अपने आप में एक अंत, ऑप्शन सी है एक शुरुआत तथा अंत, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपने आप में एक अंत। तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं अब। एक व्यवस्थित विज्ञान जो समय और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। इसको इसमें में पूछा है क्या कहलाता है वो चीज़? तो ऑप्शन नंबर 1 है अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है दिमाग की आरोग्यता, ऑप्शन सी है अधिगम, ऑप्शन डी है दवंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिमाग की आरोग्यता। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल कहलाता है। इसमें भी फिर से हमें डेफिनेशन के बारे में पूछा है क्या चीज़ वो कहलाती है? तो ऑप्शन बी है प्रतिकरण, ऑप्शन बी परिमेयकरण, ऑप्शन सी प्रतिगमन, ऑप्शन डी दमन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परिमेयकरण। इसी प्रकार से अब आगे हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 क्रियात्मक कारक, ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक कारक, ऑप्शन सी सामाजिक कारक, ऑप्शन डी अन्य कारक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक कारक। तो अब तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए। आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और मैं भी आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से सभी क्वेश्चनों के जवाब दिए होंगे। इसी प्रकार से आगे के 15 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सबसे पहले है 16 नंबर क्वेश्चन,
निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो समायोजन को बढ़ावा देती है, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा तीव्र उत्सुकता, ऑप्शन बी अपराध का जुनूनी विचार, ऑप्शन सी बीमारी का डर, ऑप्शन सी नैरोटिक भय और चिंता से मुक्त। तो हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो समायोजन की ओर बढ़ावा देती है? तो हमें पता है कि बीमारी से हमें समायोजन में कोई में बढ़ावा नहीं मिल पाता, न ही अपराध का जुनूनी विचार हमें समायोजन की ओर बढ़ावा देता है। तीव्र उत्सुकता भी इसमें समायोजन को बढ़ावा देने वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमें समायोजन की ओर बढ़ावा देगा, जिसका राइट आंसर ही डी है, न्यूमेरेटिक भय और चिंता से मुक्त। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों में हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध के लिए कहा। इस कार्यभार में ब्लूम के वर्गीकरण से कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? तो BS ब्लूम के वर्गीकरण में कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है, हमें किस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में पहला आंसर दिया है विश्लेषण, दूसरा आंसर है संप्रयोग, पहला ऑप्शन है विश्लेषण, दूसरा है संप्रयोग, तीसरा है समझ और 4 नंबर है ज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा संप्रयोग, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से अब हम 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जीव जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि और व्यक्तित्व तथा कक्षा के बारे में जानकारी एकत्रित की, यह प्रक्रिया कहलाती है। इसमें हमें प्रक्रिया का नाम पूछा है, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आंकलन, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी मूल्यांकन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका हमें राइट आंसर देना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका है राइट आंसर, आंकलन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। अब इसमें कौन सा ऐसा वर्गीकरण है जो ब्लूम के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी क्रियात्मक, ऑप्शन सी भावात्मक, ऑप्शन डी मनोप्रेरणा। हमें पता है BS ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक सभी को शामिल किया गया है, लेकिन मनोप्रेरणा को शामिल नहीं किया गया है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मनोप्रेरणा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ किससे क्वेश्चन पूछा गया, NCF 2005 में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है स्कूल से बाहरी जीवन को ज्ञान से बढ़ाना, ऑप्शन बी है परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, ऑप्शन सी है अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्य चर्चा प्रदान करना। तो आप सभी को पता है NCF 2005 ने रटने को किसी भी तरीके से अपने सिद्धांत में शामिल नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। तो इसको इसमें मार्गदर्शक सिद्धांत में शामिल नहीं किया गया है। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का प्रयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है, इस प्रकार की प्रगति कहलाती है। तो इसमें पूछा है हमें इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 21 में पहला क्वेश्चन है सेफलोकॉर्डल प्रगति, ऑप्शन बी है प्रोमोक्सिडेस्टिल प्रगति, ऑप्शन सी व्यापक विशिष्ट कार्रवाई प्रगति, ऑप्शन डी अनियमित प्रगति। तो इसमें बी और सी दोनों ही क्या है, राइट आंसर है। बी भी राइट आंसर है और सी भी राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। अब बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया में इन क्षेत्रों में कहाँ तक संवेदित है? ऑप्शन 1 है अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, ऑप्शन बी एक एकीकृत समग्र विकास में विकसित, ऑप्शन सी आंशिक रूप से विकसित, ऑप्शन डी बेहतरीन ढंग से विकसित। ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक एकीकृत और समग्र रूप से विकसित। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता उच्च है, निम्न है, बाद में उम्र में भी रहेगी है, बयान के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन 1 है 23 में प्रारंभिक अनुभव, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी आनुवंशिकता और ऑप्शन डी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकता। अब हम 24 नंबर की बात करेंगे। अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग का नियम किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक के नियम से संबंधित है। तो इसमें पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है श्रम का नियम और तीसरा है प्रबलन का नियम और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रबलन का नियम। ए और सी दोनों ही है भाई। इसका राइट आंसर कौन सा है? ए और सी दोनों। इसी प्रकार से अब 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पावलो के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस के पदार्थ मांस सीधे मुख में रखने पर लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी था जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है। इस संवृत्ति को क्या कहा जाता है? इस संवृत्ति पूछा है क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है हमारा विलोपन, ऑप्शन बी है बिना शर्त का प्रोत्साहन, ऑप्शन सी है अनुकूलित उत्तेजना, ऑप्शन डी है तत्परता। तो इसका राइट होगा आंसर नंबर सी अनुकूलित उत्तेजना। अब क्वेश्चन नंबर 26, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत प्रतिबंधित होता है। ए थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत से, बी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से, ऑप्शन सी टोलमैन संकेत अधिगम, ऑप्शन डी कोहलर अधिगम सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। 27 नंबर में जीन पियाजे की सिद्धांतिक प्रक्रिया जो पुरानी और नई धारणाओं और अनुभवों के बीच संतुलन की क्रिया जाना जाता है। पहला है समावेश, दूसरा है समायोजन, तीसरा है संतुलन और 4 नंबर है ज्ञान विघन। तो इसका राइट आंसर होगा सी संतुलन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से बौद्धिक परीक्षण के उपयोग के लिए कौन सी सावधानी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है IQ स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, ऑप्शन बी बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षण और छात्र के बीच एक संचित बातचीत, ऑप्शन सी क्षमता की मुख्य एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना, ऑप्शन डी एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्षमता की मुख्य एकमात्र विशेषता के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना। 29 नंबर क्वेश्चन है, इरेक्सन के अनुसार बच्चों के मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इरेक्सन के द्वारा। इसमें पहला है शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता, ऑप्शन बी परिश्रम बनाम हीनता, ऑप्शन सी नेतृत्व बनाम अपराध, ऑप्शन डी एकांकता बनाम अलगाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परिश्रम बनाम हीनता। इसका 30 नंबर क्वेश्चन बाल विकास का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भ परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? तो पहला है एक मानकीकृत परीक्षण है, दूसरा छात्र के स्कोर की तुलना करके इसके साथ तुलना करके की जाती है, अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया है, ऑप्शन सी कहा जाता है परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है, ऑप्शन डी छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। तो ये थे बाल विकास और शिक्षा छात्र के 30 क्वेश्चन। तो आप इनको देखना और अच्छे से तैयारी करना और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल साइंस बाय JS सर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी इससे अच्छी वीडियो मिल सके। धन्यवाद।